हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा Amazon EC2 परचेजिंग ऑप्शंस। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसके अंदर हमारे जितने भी EC2 के लिए परचेजिंग ऑप्शंस मिलते हैं वो हम देखेंगे और किस सिनेरियो में हमको कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा वो भी हम समझेंगे, ताकि हम अगर रियल वर्ल्ड के अंदर कभी भी EC2 इंस्टेंस किसी क्लाइंट के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए एज एन एडमिन डिप्लॉय करने वाले हैं तो हमको कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है। तो ये परचेजिंग ऑप्शंस अगर आपको पता होंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा एजेंडा सिंपल होने वाला है, परचेजिंग ऑप्शंस एंड बेनिफिट्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास परचेजिंग ऑप्शन है वो है हमारा ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। तो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस वन ऑफ द परचेजिंग ऑप्शंस है और ये क्या कहता है हमको, सिंपली नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको अमेजोन को कोई प्रॉमिस नहीं करना, अमेजोन पे जाके आपको अपफ्रंट कोई पैसे नहीं देने। आप जब चाहो अपने इंस्टेंस को बना सकते हो। ठीक है, ये आपको ऑन डिमांड इंस्टेंसेस वाला जो परचेजिंग ऑप्शन है इसके अंदर आता है। अब बाय डिफॉल्ट जब भी आप अमेजोन के ऊपर कोई EC2 इंस्टेंस बनाते हो ना, विदाउट एनी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, उस सिनेरियो में आपका जो इंस्टेंस डिप्लॉय होता है वो अंडर दिस ऑप्शन डिप्लॉय होता है। Then we have you have control when to launch, stop, hibernate and terminate। मतलब कि इसके अंदर आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि कब आप इसको स्टॉप करना चाहते हो इंस्टेंस को, या कब आप नया इंस्टेंस बनाना चाहते हो, कब उसको टर्मिनेट करना चाहते हो या फिर हाइबरनेट मोड में डालना चाहते हो। आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जब आप ऑन डिमांड के अंदर चलते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, यू ओनली रैन इंस्टेंस फॉर 60 मिनट्स, यू विल ओनली पे फॉर कॉस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर दैट। इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो आपने EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय किया और वो EC2 इंस्टेंस सिर्फ 60 मिनट्स के लिए चलाया, उसके बाद आपने उसको पावर ऑफ कर दिया, तो आपको सिर्फ 60 मिनट के ही पैसे देने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये आपको बेनिफिट मिलता है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेविंग प्लान। तो सेविंग प्लान्स का अगर आप यूज करके EC2 इंस्टेंस बनाते हो तो इसके कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ठीक है, अब वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला आ जाता है यू नीड टू कमिट द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीरियड। मतलब कि सेविंग प्लान्स का जो ऑप्शन है EC2 इंस्टेंसेस के लिए, वो आप जब भी यूज कर सकते हो जब आप AWS के साथ एक कमिटमेंट करो। या तो 1 साल की होती है वो कमिटमेंट या 3 साल की। बेसिकली इसके अंदर आप AWS को बोलते हो कि भाई मैं सेविंग प्लान के अंडर अपने EC2 इंस्टेंसेस को डिप्लॉय करूंगा, बट इसके अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप या कमिटमेंट टाइप साइन करनी पड़ती है उनके साथ, जो आप बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट एंड यूजेज कॉन्ट्रैक्ट टाइप बनता है कि भी आपको इतने घंटों के लिए इतने पैसे ही देने पड़ेंगे। ठीक है, उस तरीके से। अब ये किस सिनेरियो में बेनिफिशियल होता है? सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि अगर आप सेविंग प्लान्स के साथ जाते हो ना, जो कंपनीज होती हैं आज के टाइम पे, जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कंपनीज जो हैविली यूज कर रही हैं AWS को, वो इस प्लान के साथ जाती हैं। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सेविंग प्लान्स के साथ जाते हो तो आप अप टू 72% कॉस्ट बचा सकते हो अपने AWS वर्कलोड्स पे। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। क्यों? ऑन डिमांड इंस्टेंसेस की प्राइसिंग जो है वो ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। कि मान लो अगर आपको आज के टाइम पे, मान लो अभी इस टाइम आप EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करने जा रहे हो और आपको वो कह रहा है कि अच्छा पर आवर आपको $5 देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो पर आवर की कॉस्ट है ये बदल जाएगी, ये सेम नहीं रहेगी। ये मे बी 1 साल बाद वो पर आवर की जो $1 की कॉस्ट है वो चेंज होके कुछ और हो जाए। ठीक है, बट अगर आप सेविंग प्लान्स के साथ जाते हो तो आज जो आपको कमिटमेंट के दौरान, मतलब कि आज आपने बोला AWS को भाई मैं 1 साल की कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर AWS बोल देगा कि ठीक है 1 साल के लिए आपको $5 पे ही रहेगा आपका इंस्टेंस। डजेंट मैटर कि कल को हमारी ऑन डिमांड में क्या प्राइसिंग होती है, बट आपके लिए अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट $5 का बनाया है पर इंस्टेंस तो उतना ही रहेगा। इस तरीके से जो कंपनीज हैं वो अपने पैसे बचा सकती हैं AWS पे जब भी EC2 इंस्टेंस वाली सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव इट प्रोवाइड्स लोअर प्राइसिंग। ठीक है, सिंपली कम पैसे देने पड़ेंगे आपको, बट किन किन चीजों पे वो लोअर प्राइसिंग प्रोवाइड करती है? इंस्टेंस फैमिली, इंस्टेंस साइज, ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज होती है जो आपकी
जिसको यूज करके आप डिप्लॉय करते हो, एंड देन यू हैव AWS रीजन। मतलब कि इन चीजों पे आपको बेनिफिट मिलता है सिंपली कि मान लो अगर आपको स्पेसिफिक रीजन के अंदर कोई वर्चुअल इंस्टेंस डिप्लॉय करना है, मतलब EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करना है, और अगर आप ऑन डिमांड के साथ जाते हो तो चांसेस है कि ऑन डिमांड पे आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप सेविंग प्लान्स के अंदर हो। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है सेविंग प्लान्स का। देन नेक्स्ट वी हैव you can pay for your commitment using all upfront, partial और no upfront option। इसका मतलब सिंपली है कि जब आप सेविंग प्लान्स के लिए जा रहे हो AWS के पास, तो AWS को आप पैसे एक साथ ही दे सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन है। मान लो 1 साल का आप उनके साथ सेविंग प्लान का कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन कर रहे हो, राइट? तो उस सिनेरियो में आप सारे के सारे पैसे पहले ही दे सकते हो, या फिर आप आधे पैसे पहले दे सकते हो, आधे बाद में दे सकते हो, या फिर नो अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब कि सारे के सारे पैसे आपको स्टार्टिंग में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं। देन वी हैव रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। तो रिजर्व्ड इंस्टेंसेस कौन से होते हैं? तो रिजर्व्ड इंस्टेंसेस जो हमारे हैं, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, वो सिमिलर मैनर में ही काम करते हैं जैसे आपके सेविंग इंस्टेंसेस थे, जो हमारा पिछले वाला था ना ऑप्शन, उसी तरीके से ये भी काम करता है। बस एक चीज का यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करूँ डिफरेंस, आप इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब कि सेविंग इंस्टेंसेस के अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हो आपकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आपको इंस्टेंस फैमिली कौन सी चाहिए, टाइप कौन सी चाहिए, ये चीजें आप सेविंग वाले के अंदर चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे रिजर्व्ड के अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। एज यू कैन सी हियर, सेविंग प्लान्स, in saving plans you have flexibility to use instance configuration and modify it accordingly, but something you cannot do in reserved instances। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व्ड इंस्टेंसेस ही होता था पहले, सेविंग प्लान्स जो था वो एक नया एडिशन है। और आप अगर AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो रिजर्व्ड इंस्टेंसेस वाले ऑप्शन पे आप जाते हो ना, तो वो आपको बता देता है कि भाई इट इज बेटर टू यूज सेविंग प्लान्स इंस्टेड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। ठीक है, और वहां पे वो वार्निंग्स ही देता है आपको। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ इंडिकेशन है कि फ्यूचर में मे बी AWS जो है इस ऑप्शन के साथ ना जाए और इसको रिटायर कर दे काइंड ऑफ, और आपको सिर्फ सेविंग इंस्टेंस देखने को मिले। बट हाँ, एज ऑफ नाउ हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर होता है 1 और 3 इयर्स का। बट यहाँ पे बस अगेन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि अगर आपको रिजर्व्ड या फिर सेविंग्स के बीच में चूज करना है तो ऑलवेज गो फॉर सेविंग। ये मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो यहाँ पे ये बताना जरूरी था। देन नेक्स्ट वी हैव स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंसेस एक इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास स्पॉट इंस्टेंसेस में आता है, यूज अनयूज्ड EC2 सर्वर्स एट अ मच चीपर प्राइस बट दे कैन स्टॉप एनी टाइम इफ AWS नीड्स दैट कैपेसिटी। इसका सिंपली मतलब ये है, सबसे पहली चीज, कि ये वाला जो इंस्टेंस टाइप है ना हमारा सबसे सस्ता है। चाहे ऑन डिमांड में जाओ, चाहे आप सेविंग प्लान्स में जाओ, ठीक है, चाहे आप किसी और भी ऑप्शंस में चले जाओ, सबसे सस्ता ये मिलेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो इंस्टेंस है वो कभी भी स्टॉप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये वाला जो है ये आप यूज तो कर सकते हो कम प्राइस पे, बट AWS गारंटी नहीं देता कि कब आपका इंस्टेंस जो है बंद हो जाए। अब ये ऐसा क्यों होता है? अब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि AWS के बहुत सारे डाटा सेंटर्स हैं अलग अलग लोकेशंस पे पूरी दुनिया में, राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि सारे डाटा सेंटर्स के अंदर सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, राइट? बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वैसे ही पड़े हैं, कोई यूज नहीं कर रहा उनको, इतना इतना यूजर बेस नहीं है, मतलब कि इतने क्लाइंट्स नहीं आ रहे कि वो EC2 इंस्टेंसेस बनाएं। तो उस सिनेरियो में उनका जो फिजिकल सर्वर्स पड़े हैं वहां पे डाटा सेंटर में वो अनयूज्ड पड़े हैं। तो उस सिनेरियो में AWS देखता है कि ठीक है, हमारे इस डाटा सेंटर में या इस लोकेशन पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, मतलब इतनी डिमांड नहीं है EC2 इंस्टेंसेस की, तो हम क्या करते हैं, हम इनको एज अ स्पॉट इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई सस्ते प्राइस में हमारे पास ये सर्वर्स फ्री पड़े हैं, तो आप इनको सस्ते प्राइस में यूज कर लो। बट अगर मान लो आप किसी भी फ्री सर्वर को, फ्री इन सेंस के मतलब कि जो यूज नहीं हो रहा है AWS के द्वारा, सस्ते स्पॉट इंस्टेंस को यूज कर रहे हो, और उस सिनेरियो में उस डाटा सेंटर में कोई डिमांड बढ़ जाती है EC2 सर्वर्स की, ठीक है, तो उस सिनेरियो में AWS क्या करता है, जितने भी स्पॉट इंस्टेंसेस
दिए गए हैं किसी क्लाइंट को, अगर उसकी जरूरत पड़े वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेनली आप स्पॉट इंस्टेंसेस का यूज कब करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे चीप है और इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, मतलब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करना है। आप अगर स्पॉट इंस्टेंस बनाते हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए, अगर आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो, है ना। देन यहाँ पे सिंपल गुड फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आपको कोई टेस्टिंग करनी है, आपको पता है कि भी हाँ ये बेसिक सी स्क्रिप्ट टेस्ट करनी है या बेसिक सा प्रोसेस टेस्ट करना है, या फिर मान लो आप चाहते हो कि भी टेस्ट करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपको कोई वेब एप्लीकेशन है जो आपने ऑन प्रेमिसेस पे डिप्लॉय करना है, राइट। आप टेस्ट करना चाहते हो कि ठीक है मेरे पास सारा कोड पड़ा है, बट मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि उबुंटू भी ये वाली स्पेसिफिक इमेज के साथ ये वाला एप्लीकेशन चलेगा कि नहीं, या फिर ये वाला कोड काम करेगा प्रॉपरली कि नहीं। तो आप बोलते हो ठीक है बेसिक सी टेस्टिंग के लिए मैं एक इंस्टेंस डिप्लॉय कर लेता हूँ, चलो। तो उस सिनेरियो में आप स्पॉट इंस्टेंस डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि आपको क्विकली टेस्ट करना है और उसके बाद आपको उसको बंद कर देना है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपके पास ये बेटर ऑप्शन होगा एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आता है डेडिकेटेड होस्ट। तो डेडिकेटेड होस्ट कौन सा होता है। तो सबसे पहले डेडिकेटेड होस्ट की अगर हम बात करें, a physical server only dedicated to you and gives you full control over hardware mainly for your software licensing। अब इसका मतलब सिंपली क्या है कि जब आप अपना EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर रहे हो, क्यों ना आप चाहो किसी टाइम, मान लो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि भी आप चाहते हो कि आपको पता हो कि भी फिजिकल हार्डवेयर मतलब कि AWS के डाटा सेंटर में जहां पे आपका ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगी, वो किस हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय हो रही है, आपको उसका भी कंट्रोल रखना है। तो उस सिनेरियो में आप इसका यूज करते हो, ठीक है। उस सिनेरियो में आप कहते हो कि भी मेरे को डेडिकेटेड होस्ट चाहिए, मेरे को पता हो कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा फिजिकल सर्वर है जिसके ऊपर ये इंस्टॉल किया जा रहा है, मेरे वर्चुअल मशीन को सेटअप किया जा रहा है। तो उस सिनेरियो में आप डेडिकेटेड होस्ट के साथ जाते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला आपका एग्जांपल आया था कि विंडोज का जो सीक्वल सर्वर है, ठीक है, अगर MS सीक्वल है उसकी लाइसेंसिंग की हम बात करें तो उस सिनेरियो में आपको कितने कोर्स हैं आपके फिजिकल सर्वर पे, ठीक है, उसके बाद कितने सॉकेट्स हैं और इन चीजों के रिलेटेड वो काम करता है। जब आप विंडोज का सीक्वल सर्वर का लाइसेंस लेते हो ना, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो उस सिनेरियो में अगर आपका कोई ऐसा गोल है जैसा कि हमारा यहाँ पे है कि भी हमको फिजिकल होस्ट की जरूरत है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको AWS ये ऑप्शन देता है कि भी ठीक है अगर आप चाहते हो कि आप अपने फिजिकल हार्डवेयर का भी कंट्रोल ले सको तो आप डेडिकेटेड होस्ट के साथ जा सकते हो। ये एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है, ये चीप नहीं होता, बट ये वन ऑफ दी ऑप्शन है जो आपको अवेलेबल किया हुआ है AWS में, अगर आपको जरूरत है इस चीज की तो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, सॉकेट्स एंड फिजिकल कोर्स आर नॉट मेंशन्ड, ठीक है। मतलब कि अगर किसी सिनेरियो में आपको सॉकेट्स और फिजिकल कोर्स चाहिए, ठीक है, पता होने चाहिए, और नॉर्मल सिनेरियो में वो मेंशन नहीं होते। मतलब कि नॉर्मली जब आप EC2 सर्वर बनाते हो, EC2 इंस्टेंस बनाते हो, तो उस सिनेरियो में वो मेंशन नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे बताया सॉकेट्स एंड फिजिकल कोर्स अगर मेंशन नहीं है तो आप विंडोज के सीक्वल लाइसेंसिंग को कैसे मैनेज करोगे, राइट। तो उस सिनेरियो में आपको एक डेडिकेटेड होस्ट होना चाहिए, ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे AWS आपको बोले कि ठीक है ये हमारा फिजिकल सर्वर है जिसपे हम आपकी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे, एंड देन हियर यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि आपका फिजिकल होस्ट कौन सा है जिसपे आपका ये सारा काम चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल हाउ इंस्टेंसेस आर प्लेस्ड ऑन फिजिकल होस्ट ऑन डाटा सेंटर। तो आपके पास ये कंट्रोल होता है कि भाई किसी डाटा सेंटर के अंदर आपका जो फिजिकल सर्वर है जो आपको डेडिकेट किया गया है, आप कंट्रोल कर सकते हो कि वर्चुअल मशीन्स किस होस्ट पे, किस रैक पे, किस तरीके से सेटअप की गई है, ये आपके पास पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है डेडिकेटेड होस्ट के अंदर। अगेन एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं जो कि नॉर्मल सिनेरियोज में फ्रॉम एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू हिडन होते हैं, राइट। और इसके अंदर आपको ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है एज एन एडमिन कि आप उनके एनवायरनमेंट में अपनी चीजों को डिप्लॉय कर सको अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस सिनेरियो में ये एक्सपेंसिव होता है। तो नेक्स्ट वी हैव डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। डेडिकेटेड इंस्टेंसेस थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू हमारा जो हमने पहले डिस्कस किया डेडिकेटेड होस्ट। इसको समझेंगे कि कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है हमारे पास है वो है these instances that runs on hardware that is dedicated to a single AWS account। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब आप EC2 इंस्टेंस का यूज कर रहे हो ना, ठीक है,
और आप बोलते हो मेरे को डेडिकेटेड इंस्टेंस बनाना है, ठीक है, डेडिकेटेड इंस्टेंस का ऑप्शन चूज करके एक EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो उस सिनेरियो में आपका जो EC2 इंस्टेंस है ना, जिस हार्डवेयर पे डिप्लॉय किया जाएगा उस हार्डवेयर पे और किसी AWS अकाउंट के EC2 इंस्टेंसेस को नहीं डिप्लॉय किया जाएगा। सिंपल एज दैट। ये फिजिकल सर्वर जो आपके पास होगा ना, हालांकि आपके पास फिजिकल सर्वर का कंट्रोल नहीं है, बट आप जैसे ही EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करोगे तो AWS ट्रैक रखता है कि ठीक है, ये वाला EC2 इंस्टेंस इस फिजिकल सर्वर पे डिप्लॉय किया गया है एंड इसके ऊपर डेडिकेटेड इंस्टेंस का टैग लगा हुआ है काइंड ऑफ, ठीक है, उनको पता है कि भी डेडिकेटेड इंस्टेंस के लिए बनने आया है ये EC2 इंस्टेंस, तो इसको मैं ऐसे हार्डवेयर पे डालूंगा, फिजिकल सर्वर पे डालूंगा जिसपे और किसी AWS अकाउंट के EC2 इंस्टेंस डिप्लॉयड ना हो। सिंपल। बट एक चीज की गारंटी यहाँ पे नहीं होती कि मान लो आप चाहते हो कि भी आपका एक SQL सर्वर है, ठीक है, और एक वेब सर्वर है जो फ्रंट एंड के लिए यूज हो रहे हो, और आपका जो SQL सर्वर आप चाहते हो एक डिफरेंट होस्ट पे हो और आप चाहते हो आपका फ्रंट एंड एक डिफरेंट होस्ट पे हो। ये चीज का कंट्रोल आप डेडिकेटेड इंस्टेंसेस में नहीं कर सकते, ये चीज का कंट्रोल आपके पास सिर्फ मिलेगा डेडिकेटेड होस्ट के अंदर, क्योंकि डेडिकेटेड होस्ट के अंदर आपके पास कंट्रोल होता है कि आपका जो वर्चुअल सर्वर है वो किस होस्ट पे डिप्लॉय किया जाए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे नो विजिबिलिटी ओवर डेडिकेटेड होस्ट, मतलब फिजिकल सर्वर जो है आपका, उस पे आपकी पूरी विजिबिलिटी नहीं है, वो विजिबिलिटी आपको सिर्फ मिलती है डेडिकेटेड होस्ट वाले ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर अगर आप चाहते हो सॉकेट्स एंड फिजिकल कोर्स देखना, तो ये मेंशन नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता इनके बारे में कि कितने कोर्स हैं, कितने सॉकेट्स हैं फिजिकल सर्वर, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि हमारे को फिजिकल सर्वर का प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी, राइट। उसके बाद नो कंट्रोल ओवर फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ EC2 इंस्टेंस सर्वर, मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा ये EC2, मैं 2 EC2 इंस्टेंस बनाना चाहता हूँ और दोनों के दोनों सेपरेट होस्ट पे डिप्लॉय कर दो, ये आप नहीं कर सकते। ये EC2 इंस्टेंस और AWS अपने आप संभालेंगे अपनी तरफ से, बस वो मेक श्योर कर लेंगे कि डेडिकेटेड इंस्टेंसेस के अंदर जिस होस्ट पे आपकी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगी उस होस्ट के ऊपर किसी और AWS अकाउंट की वर्चुअल मशीन डिप्लॉय नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है कैपेसिटी रिजर्वेशन। कैपेसिटी रिजर्वेशन हमारा मेनली टारगेट करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, समझते हैं कैसे। सो यहाँ पे allows to reserve a space for your future EC2 instances in specific availability zone। अब टेक एन एग्जांपल, आपने मुंबई रीजन के अंदर अपना EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, बट जब आप अपनी कंपनी के लिए अंदर के लिए ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो EC2 का यूज करके, राइट, तो उस सिनेरियो में आपकी कंपनी बोलती है कि ठीक है आप मुंबई के अंदर आज डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, बट हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि जो डिजास्टर रिकवरी से भी बचा सके हमको, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि डिजास्टर रिकवरी से आपको अभी बचाना है, बट फ्यूचर के लिए कम से कम प्लान करके रखो कि हमारे पास डिजास्टर रिकवरी का एक प्लान तो हो, एक प्रॉपर सोल्यूशन तो हो। तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि ठीक है कि आज मैं मुंबई रीजन के अंदर अपना EC2 इंस्टेंसेस को डिप्लॉय करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और आज जो EC2 इंस्टेंसेस की प्राइसिंग है वो बहुत कम है, जो कि 1-1.5 साल में चेंज होगी ऑब्वियसली, राइट, ड्यू टू इन्फ्लेशन आपके प्राइसेस बढ़ेंगे एंड ऑल दैट, राइट। तो आपको क्या करना है, आज के प्राइसिंग पे ही फ्यूचर के लिए, ताकि आप कॉस्ट बचा सको, एक डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कैपेसिटी को आप रिजर्व कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ठीक है इस लोकेशन पे मैं ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहा हूँ एंड मैं कैपेसिटी रिजर्व करना चाहता हूँ एक डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं आपके, जब आप डिप्लॉय करते हो किसी भी रीजन के अंदर अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि ठीक है अवेलेबिलिटी जोन ए के अंदर मेरे रिसोर्सेज डिप्लॉय है और अवेलेबिलिटी जोन बी जो है उसमें मैं सेम अमाउंट ऑफ कैपेसिटी रिजर्व करना चाहता हूँ, और फ्यूचर में उस कैपेसिटी का यूज करके वहां पे मैं डिजास्टर रिकवरी के लिए अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करूंगा, या फिर डिजास्टर रिकवरी के लिए वो जगह छोड़ूंगा ताकि मैं वहां पे अपने डाटा को सेफली रख सकूं, राइट, रिकवर कर सकूं डाटा को। तो इसलिए आपका जो है ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। दो टाइप के आपके पास ऑप्शंस होते हैं जब आप कैपेसिटी रिजर्वेशन के अंदर जाते हो, तो दो तरीके से आप कैपेसिटी को रिजर्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन ऑन डिमांड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कैपेसिटी ब्लॉक्स, ठीक है। यूज केसेस, अगेन डिजास्टर रिकवरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस है जब हम कैपेसिटी रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो डिजास्टर रिकवरी पहले नंबर पे आया था कि डिजास्टर रिकवरी के लिए आप इसको यूज कर रहे हो। सेकंड आपका स्केलेबिलिटी के लिए आता है कि अगर आपको स्केलिंग के ऑप्शंस चाहिए तो उस सिनेरियो में भी आपका
ये कैपेसिटी रिजर्वेशन का ऑप्शन आता है कि कल को आप स्केल करना चाहते हो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट? आप उसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी डिप्लॉय कर सकते हो, स्केल कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे में। इस तरीके से आपका एक सॉलिड रिडंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, राइट? तो उस सिनेरियो में आपके पास ये ऑप्शन होता है कैपेसिटी रिजर्वेशन का। इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि मान लो आज आपको पता है कि भी प्राइसिंग जो है EC2 इंस्टेंसेस की $5 पर आवर या समथिंग चल रही है, राइट? अब आपको पता है कि 2 साल बाद वो प्राइसिंग ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो उस सिनेरियो में आपके पास, कंपनी के पास बजट है और कंपनी नहीं चाहती 2 साल बाद, कंपनी का पक्का प्लान है कि भी 2 साल बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, हमको डिजास्टर रिकवरी भी चाहिए, बैकअप भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो उस सिनेरियो में आप बेस्ड ऑन दैट बजट कंपनी को फ्यूचर कॉस्ट से बचा सकते हो, ठीक है? तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए जो हमारे पास एज ऑफ नाउ अवेलेबल है AWS स्पेसिफिकली EC2 इंस्टेंस के लिए, ठीक है? तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।